नमस्कार। दूसरा चरण पहले चरण पर भी भारी है। 70% से ज्यादा की वोटिंग ने बीजेपी के होश उड़ा दिए हैं। बम्पर वोटिंग हुई है। तो क्या कहती है ये बम्पर वोटिंग? क्या ये बदलाव के संकेत हैं? आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राकेश पाठक जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिना देर किए सीधा सवाल आपके लिए कि ये बम्पर वोटिंग किसके संकेत हैं सर? देखिए प्रज्ञा जी, भारत की राजनीति में पिछले 2-3 दशक में खासतौर से अगर मैं कहूं, इतनी बार उलटमासियां हो चुकी हैं कि अब इसका कोई मान्य एकदम प्रूव्ड सिद्धांत नहीं है कि कम मतदान हो तो सत्ता के विरोध में है, ज्यादा मतदान हो तो सत्ता के विरोध में है, मझोला मतदान हो तो क्या होने वाला है। दरअसल में अब मतदाता पहेलियां बुझाने लगा है। बहुत दिन नहीं हुए, अभी 2023 के चुनाव में, 5 विधानसभाओं के चुनाव में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कितना चौंकाया था मतदाता ने। हमें, आपको, हम सबको गलत साबित कर दिया उसने। और ये उसका अधिकार है। मतदाता माई बाप है लोकतंत्र का, उसका हक है। तो मैं अभी पहले चरण के कम मतदान और फिर दूसरे चरण के, आज हम लोग जिस समय बात कर रहे हैं मतदान खत्म होने को है, 70% का अनुमान आप लगा रहे हैं। तो अब किस नतीजे पर पहुंचेंगे? जब कम मतदान हो रहा था तो लोग कह रहे थे सत्ता के विरोध में है, लोग मोदी जी के खिलाफ वोट डालने नहीं निकल रहे हैं, लोग नहीं चाहते हैं, आपका मोदी को अनुमान नहीं क्या देना है। कहता तो है राकेश सर? मुझे सिर्फ आपका देखिए, अनुमान जानना है इस समय। हाँ, मैं अपने अनुमान पर आ रहा हूं। देखिए, मेरा अनुमान ये कहता है कि जनता का ओवरऑल सभी राजनीतिक दलों से इस तरह की राजनीति से मोह भंग हो रहा। यही वजह है कि जिस तरह से दल बदल हो रहे हैं, जो आदमी कल तक कांग्रेस को गाली देता था वो कांग्रेस में शामिल हो गया, जो कल तक बीजेपी को गाली देता था वो बीजेपी में आ गया, जो व्यक्ति कल तक देश के प्रधानमंत्री की नजर में 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी था, वो उनके साथ उप मुख्यमंत्री है उनकी सरकार में, जो व्यक्ति कांग्रेस को देश का विरोधी बताता था वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहा है। इन सारी बातों से मतदाता का मोह भंग हो गया। उसको अब बहुत बुरा लगने लगा है कि ये कैसी राजनीति है, इतनी सिद्धांतहीन राजनीति, इतनी अनैतिक राजनीति की कल्पना उसने नहीं की थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है अभी अगले 5 चरण में और देखेंगे कि मतदान कितना रहता है। एक बात जरूर है, जो आज के बढ़े हुए मतदान के लिए जिनको श्रेय दिया जा सकता है, वो सभी राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग, आपके जैसे मीडिया संस्थान, हम सब लोग बार बार ये कहते रहे हैं कि घर से निकलिए और मतदान कीजिए। कम मतदान से, यानी पहले चरण में जो कम मतदान हुआ, उससे अगर कोई सबसे ज्यादा चिंतित था तो वो भारतीय जनता पार्टी थी। इसका प्रमाण भी मैं आपको बताता हूँ। कल अचानक गृह मंत्री अमित शाह बिना किसी कार्यक्रम के भोपाल आए, रात को यहाँ रुके। उन्होंने पूरे बीजेपी के अमले को बुलाकर उससे सवाल जवाब किए, उससे पूछताछ की और लोगों को हड़काया कि कम मतदान क्यों हो रहा है, आप लोग निकलिए, बूथ पर जाइए। जितने प्रादेशिक नेता उपलब्ध थे भोपाल में, सर, उनसे बात की। मोदी जी ने तो मंच से कह दिया कि आप लोग जुलूस बनाकर निकलिए और नारे लगाते हुए आप वोट करने के लिए जाइए। बिल्कुल, लेकिन मैं कह रहा हूँ लेकिन वो नजर नहीं आया सर। मथुरा में तो हिंदू मतदाताओं ने वोट का बहिष्कार ही कर दिया। उन्होंने कहा हम वोट ही नहीं करेंगे। और ऐसी कई जगह पर, अलीगढ़, मथुरा, बुलंदशहर, तमाम जगह से इस तरह की खबरें आ रही हैं सर। मतदाताओं ने बहिष्कार कर दिया। बिल्कुल आ रही है, मैं उसी पर आ रहा था। देखिए, कुछ तो लोगों ने बहिष्कार ऐसे कर दिया जिन्होंने बैनर पोस्टर लगाए हैं कि फला कारण से हम वोट नहीं डालेंगे। जैसे मैं कल राजगढ़ क्षेत्र में था मध्य प्रदेश के, वहां एक जगह हाईवे पर मुझे बोर्ड लगा दिखाई दिया कि वन अधिकारियों के अत्याचार के कारण हम मतदान का बहिष्कार करेंगे। जो दिग्विजय सिंह वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, 7 तारीख को मतदान है। देश भर में अलग अलग स्थानीय मुद्दों को लेकर भी लोगों में असंतोष है। तो लोग या तो मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं, या इतने अनमने हो गए हैं। जैसे अगर आप सोसाइटीज की बात करें, दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र हैं, गाजियाबाद है, नोएडा है, वहां पर अभी कई लोगों ने ट्वीट भी किया है कि जब मैं मतदान करने गया, सुबह की बात लिखी उन्होंने 9-10 बजे की, तो बोले मेरे सिवा कोई नहीं था मतदान केंद्र पर, एक व्यक्ति वोट डाल रहा था, कोई कतार नहीं लगी थी। तो दोनों कारण है। मोदी जी ने आह्वान किया, बहुत अच्छी बात है, सबको करना चाहिए। हम और आप भी तो कह रहे हैं जुलूस में जाइए वोट डालने। अब जिसका आपको नारा लगाना है लगाइए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप नरेंद्र मोदी की जय जयकार करें कि राहुल गांधी की करें, लेकिन मेहरबानी करके वोट डालने तो जाइए। लोकतंत्र का महापर्व है, ये तो महायज्ञ इतना है। उदासीन क्यों है वोटर, ये बताइए सर। आपने कहा कि निराश है, उदासीन है, वो एक तरीके से उदासीन ही कह रहे हैं। तो उदासीन क्यों है, निराश क्यों है?
देखिए, अभी इस चुनाव में अगर हम उदासी की वजहों को तलाशेंगे तो उसका खास तौर सबसे पर बड़ा हिंदू मतदाता, राकेश सर, खास तौर पर हिंदू बिल्कुल मतदाता, क्योंकि आज जो देखा गया है मुस्लिम बहुल इलाकों में तो हुई है जमकर बम्पर वोटिंग हुई है, लेकिन अगर हिंदू मतदाताओं की बात करें, शहरी उच्च वर्ग के मतदाताओं की बात करें, तो लोग निकले नहीं वोट करने के लिए घर से। ठीक, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसी पर आ रहा हूं। देखिए, उसकी सबसे बड़ी वजह वजह मैं ये मानता हूं कि अब नरेंद्र मोदी, उनके वादों, उनके दावों, उनके जुमलों से लोग आजिज आ गए हैं, त्रस्त हो गए हम्म। हैं। आप जिस वर्ग की बात कर रहे हैं, वो हिंदू वर्ग में बेरोजगारी नहीं है क्या? उस वर्ग के लोगों को महंगाई नहीं व्याप रही है क्या? उसको कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं दिखाई दे रही है? उसको क्या मोदी जी के झूठ और जुमले नहीं दिखाई दे रहे हैं कि मोदी जी हर दिन एक झूठ बोलते हैं? कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो कुछ नहीं है उससे साबित करने पर तुले हैं। तो क्या सचमुच हिंदू समाज इतना विवेकहीन है, इतना बुद्धिहीन है कि उसको दिख नहीं रहा कि मोदी जी झूठ बोल रहे हैं? उस कारण से हुआ ये है कि वैसे वो मोदी का समर्थक है, वो बीजेपी का समर्थक है, लेकिन अब उसका असंतोष सतह पर आता जा रहा है। उसको लग रहा है कि नहीं, हमने हमने जिसको आराध्य बनाकर पूजा की, जिसकी हम जिसके भक्त कहलाने में गौरव महसूस कर रहे थे, हम्म। अब वो शर्मिंदगी की स्टेज पर आ गए हैं। अब उनको भी लगने लगा कि नहीं, ये तो शर्म की बात है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग कहीं नहीं है, मुसलमानों हम्म। को सारी संपत्ति कांग्रेस देगी, ये कहीं नहीं है। कल मैं देख रहा था ट्विटर पर, या आज सुबह, प्रज्ञा जी, 42 लाख लोगों ने डाउनलोड किया कांग्रेस का घोषणा पत्र। एक वीडियो वायरल हो रहा, आपने देखा होगा, एक वो पिट्ठू बैग में एक स्टूडेंट है, वो किसी मीडिया चैनल की महिला पत्रकार को कहता, रुकिए एक मिनट में आपको कांग्रेस का घोषणा पत्र दिखाता हूँ। वो अपने बैक पैक में से कलर प्रिंट में निकलवाया हुआ, कलर्ड प्रिंट आउट है उसके पास कांग्रेस के घोषणा पत्र का। वो सारे पन्ने पलट कर कहता है, बताइए इसमें कहाँ लिखा है मुस्लिम लीग? तो यकीनन वो युवक, वो विद्यार्थी हिंदू ही था, उसके माथे पर तो टीका भी था। तो ये एक नमूना था। आप हांडी के एक चावल के रूप में देख सकते हैं ऐसे लोगों के विचारों को। वो ये बता रहे हैं कि अब हिंदू समाज भी पूरी बुरी तरह से त्रस्त हो गया नरेंद्र मोदी से। उसे लग हम्म। रहा है इन्होंने काम कुछ किया ही नहीं। अब सिर्फ नेहरू जी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी को गालियां देने, उन्हें उनके दोष ढूंढने के लिए तो हमने आपको सत्ता नहीं सौंपी थी। तो मंदिर ओवरऑल का राकेश सर, जी, ओवरऑल, हाँ, मंदिर का मुद्दा तो खैर चल नहीं रहा है, इतनी चल, बार नरेंद्र मोदी मंदिर राम जी जी, का नाम ले रहे हैं, पर कुछ हो नहीं रहा है। चुनाव आयोग ने उनको नोटिस भी भेजी, 29 तारीख तक जवाब देने के लिए भी कहा है, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में 4 रैलियां करी, वहां भी राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। वो अलग बात है, जनता की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आ पा रही है। लेकिन राकेश सर, आपको ओवरऑल ये दूसरा चरण में क्या दिख रहा है, क्या संकेत निकल रहा है सर? क्या जनता परिवर्तन की ओर अब आगे बढ़ गई है? और क्या देखिए अभी, विपक्ष को लेकर के जनता के दिमाग में एक विश्वास, एक विकल्प पैदा हो गया है कि ठीक है, मोदी नहीं तो फिर अब ये, क्या ऐसा दिख रहा है कि जनता अब मोदी को बदलना चाहती है? देखिए, कहीं ना कहीं तो जनता के भीतर ये विचार सुख उगा रहा है कि अच्छा। 2 मौके दे दिए आपको, अब किसी और को आजमाया जाए। साधारण से मुहावरे चल रहे हैं कि तीसरी बार चाय गर्म करके पीने से वो कड़वी हो जाती है, जहर बन जाती है, रोटी को पलटते हम्म। रहना चाहिए, वगैरह वगैरह। और इस चीज का अगर हमें संकेत देखना हो, हमें बिटवीन द लाइंस पढ़ना हो, तो हमें हम्म। सिर्फ मोदी जी को देखने की जरूरत है, और किसी को मत देखिए आप। हम्म। उनकी देह भाषा को देखिए, उनके बयानों को पढ़िए, उनके बयानों को सुनिए, उनके चेहरे के आत्मविश्वास को देखिए, उनकी जुबान में जो हलचल आ रही है, जो बोलने में लड़खड़ा हम्म। रहे हैं, हम्म। वो सब चीजें ही आपको बता देंगी कि जनता विकल्प की ओर सोचने लगी है। हम नहीं जानते कि सचमुच में जनता राहुल गांधी को विकल्प मान रही है, कि मल्लिकार्जुन खड़गे को, कि केजरीवाल को, नीतीश, किसको मान रही है हमें नहीं पता। लेकिन अब जनता को ऐसा लगने लगा है। जैसे मैं कल की एक घटना आपको बताता हूँ। कल प्रधानमंत्री मुरैना में थे। यद्यपि मुरैना की आम सभा की जो तस्वीरें आई हैं, मैं ग्वालियर चंबल का ही रहने वाला हूँ, जो भी फीडबैक मुझे मिला है, बहुत कम लोग आए थे। बहुत बड़ी संख्या में लोग सभा शुरू होने से पहले वापस जाना शुरू हो गए। महिलाओं के वीडियो वायरल हो रहे हैं जो चिल्लाती हुई जा रही हैं, तुमने तो खाने के नाम पर हमको बुलाया था कि खाना मिलेगा, यहाँ तो पानी भी नहीं मिला, तुमने प्यासे मार डाले हमें। बिल्कुल चंबल की भाषा जो होती है उसमें वे कह रही हैं। लेकिन वहां मोदी जी क्या कह रहे हैं, वो शीर्षक आपको बता देता हूँ और समझ लीजिए उनकी हताशा। कांग्रेस छीनेगी गुर्जरों और यादवों का आरक्षण। अब बताइए, कौन सा ऐसा कांग्रेस ने वादा किया है? हेडलाइन है पहले पेज की दैनिक भास्कर की, कांग्रेस यादव गुर्जर का आरक्षण छीनेगी। मैं नहीं समझता हूं कि यादव समाज या गुर्जर समाज
इतनी से उनके भाषण पर ये विश्वास कर लेगा कि कांग्रेस उनका आरक्षण छीनने जा रही है। ये सारे आरक्षण तो कांग्रेस ने दिए ना, कांग्रेस की सरकारों में दिए गए। चलिए मंडल कमीशन की सिफारिशें वीपी सिंह ने लागू की, तो वीपी सिंह कौन थे? वे भी तो कांग्रेस के ही गर्भ से पैदा होकर प्रधानमंत्री बने थे। मंडल आयोग की सिफारिशें तो उससे पहले की हैं। तो कुल मिलाकर अब ऐसा लगने लगा है कि जनता को ऐसा लग रहा है कि एक बार तो किसी और को आजमाना चाहिए, और इसमें कोई बहुत आसमान नहीं टूट पड़ेगा कि अगर 5 साल के लिए, 2 ढाई साल के लिए, मैं कह रहा हूं नहीं चले सरकार। इससे पहले भी तो अटल बिहारी वाजपेयी कौन सा हर बार पूरे 5 साल प्रधानमंत्री रहे थे? 13 दिन, 13 महीने, फिर 5 साल। चंद्रशेखर और आपका इंद्र कुमार गुजराल, देवे गौड़ा, कितने लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल नहीं किया, लेकिन जनता ने प्रयोग किए ना, राजनीतिक दलों ने प्रयोग किए, खिचड़ी सरकारें बनी, और एक छत्र इतना सारा बहुमत देने के बावजूद डिलीवरी कुछ नहीं मिली। क्या मिला नरेंद्र मोदी से जनता को? महंगाई और बेरोजगारी के सिवा। तो ये नारा भी अब नहीं चल रहा है कि मजबूत सरकार होती तो देश का भला होता है। मजबूत सरकार ने तो अगर सर उन्हें पहले चरण की तुलना में दूसरा चरण आपको ओवरऑल एनालिसिस आपका क्या है? देखिए, अभी आज की पूरी बात जब तक संकेतों में सामने ना आए, जो पत्रकार लोग फील्ड में घूम रहे हैं, 88 सीटों पर आज मतदान था, संभवतः 88 था। मध्य प्रदेश में जैसे मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर मतदान था। अब उसमें खजुराहो की भी सीट है। अब क्या फीडबैक मिलेगा? जहां के प्रत्याशी का नामांकन ही निरस्त कर दिया कलेक्टर ने। तब बचे खुचे एक प्रत्याशी को इंडिया गठबंधन ने समर्थन दे दिया। वो एक रिटायर्ड आईएएस हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी थे। वो प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से क्या मुकाबला करेंगे? इसलिए अच्छा, जैसे कहा जा रहा है केरल में कुछ नहीं होने वाला भाजपा का, राजस्थान में बहुत बुरे हालात हैं, पिछली बार तो क्लीन स्वीप की थी, इस बार तो बहुत मुश्किल लग रहा है भाजपा के लिए। तो इस तरह की खबरें निकल करके आ रही हैं ऑल ओवर एक बड़े अम्ब्रेला से अगर हम देखें तो। ये दूसरा चरण आपके अनुसार क्या आकलन है आपका? देखिए, मेरा आकलन ये है कि जनता का जो मूड है वो कई महीने पहले बन चुका है, कई दिन पहले बन चुका है मतदान के। और आमतौर पर ऐसा ही होता है कि जनता एक बार मन बना लेती है तो फिर आपके ताजा भाषणों से, चाहे वो राहुल गांधी के भाषण हो, प्रियंका गांधी के हों, चाहे नरेंद्र मोदी के हों, बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होता उसके मानस में। वो अपना फैसला बदलती नहीं है। कभी कभी होता है कि एन चुनाव के वक्त कोई बहुत आपत्तिजनक किसी का बयान आ जाए, या कोई बड़ी घटना हो जाए, बालाकोट हो गया, सर्जिकल स्ट्राइक, तो आपने राष्ट्रवाद का बुखार चढ़ा दिया देश को। फिलहाल इस चुनाव में ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो जो मूड पहले चरण में था जनता का, भले वो पहले चरण से दूसरे चरण में ज्यादा संख्या में वोट देने आई हो, ज्यादा मतदाता घर से निकला हो, तो भी उसका मूड तो अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, मोदी जी अब बहुत हो गया। इसके बावजूद फैसला तो सामने आएगा 4 जून को ही। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन ये जो दूसरा चरण है सर, ये आपको क्या लगता है कि मतलब जिस तरीके से चरण वाइज चरण आते जा रहे हैं, ये भाजपा के लिए मुश्किल पैदा होती जा रही है, या फिर पहला चरण चलो मुश्किल हुआ कोई बात नहीं, लेकिन दूसरा चरण बराबरी पर ले आया है, तीसरा चरण अब तो और ठीक हो जाएगा? ये क्योंकि कहा ये जा रहा था कि पहला चरण इंडिया गठबंधन के लिए भले आसान हो, लेकिन दूसरे चरण से हालत टाइट होने लगेगी। तो मैं उसकी रियलिटी आपसे जानना चाह रही, क्योंकि आप तो सर ग्राउंड पे भी रहे, आप तो देख रहे हैं, आप तो तमाम पत्रकारों से विश्लेषण कर रहे हैं, साथ में उनसे बात पूछ रहे हैं, जान रहे हैं। तो सर मैं ये जानना चाहूंगी आपका क्या अनुमान है? देखिए प्रज्ञा, पहली बात तो ये है कि आज रात तक जो मुख्य धारा का भोंपू मीडिया है वो ये कहने लगेगा कि दूसरे चरण में बीजेपी ने कवर कर लिया है। आप देख लीजिए, उनके पास कोई आधार नहीं होगा, लेकिन अब उनको रफू तो करना ही है। उनको किसी भी तरीके से पैचवर्क करना है। की गंभीरता मुझे लग रहा है दर्शक और आम आदमी भी नहीं लेता है, वोटर्स भी नहीं लेते हैं। हाँ। बिल्कुल ठीक बात, वो नहीं रही उनकी गंभीरता, लेकिन वो ये शोर तो उठाएंगे ही। इसके बावजूद असल में इतने ज्यादा चरण में मतदान है, 7 चरणों में मतदान है, गैप बहुत है। पहले और दूसरे चरण के मतदान में इतने ज्यादा अंतराल की क्या जरूरत थी? ये कोई 20-25 साल पहले का देश तो है नहीं कि सड़कें नहीं है, हवाई मार्ग ठीक नहीं है। अब तो सरकार के पास सारे संसाधन है। आप एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पैरामिलिट्री परिवर्तन के संकेत, अभी मैं ऐसा नहीं कहूंगा। परिवर्तन के संकेत 6 में से कम 4 चरण के मतदान हो जाने दीजिए, फिर बात करेंगे। लेकिन मैं इस बात को जरूर बार बार कहूंगा, बिल्कुल मैं इस बात को रजिस्टर करूंगा कि जनता नरेंद्र मोदी की बातों से त्रस्त हो गई। उसको अब
हिंदू मुस्लिम की बातें सुहा नहीं रही हैं, उसको नहीं जम रहा कि आप 24 घंटे मुसलमान मुसलमान करते रहें। जनता अपने असली मुद्दों पर बात करना चाहती है, रोजगार पर बात अगर करना चाहती परिवर्तन होता है सर, अगर परिवर्तन होता है, सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा? है। देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर होगा महंगाई और बेरोजगारी। मुझे नहीं लग रहा इन अच्छा। दो मुद्दों के सिवा भ्रष्टाचार भी उतना बड़ा मुद्दा नहीं है। देखिए, इलेक्टोरल हम्म। बॉन्ड वगैरह पे हम लोग बात कर रहे हैं, इतनी चैनलों पर हम्म। डिस्कशन कर रहे हैं, आम जनता को वो समझ में नहीं आ रहा कि अच्छा। एक्चुअली गेम क्या है। और स्वाभाविक है विपक्ष जो विपक्षी मुद्दे दलों को उठा रहे भी। हैं वो भी नहीं जा रहे हैं जमीन पर सर। नहीं, विपक्ष तो मुद्दे उठा रहा है बेरोजगारी और जैसे महंगाई के, राहुल संविधान, गांधी। हाँ, जैसे हाँ, संविधान बचाने की बात देखिए, कर रहे हैं। हाँ, संविधान और लोकतंत्र भ्रष्टाचार। की जो बात हो रही है, संविधान और लोकतंत्र की बात थोड़ी सी सवर्ण मध्यम वर्ग, जो थोड़ा पढ़ा लिखा तबका है, उस तक जा रही हाँ। है। अच्छा। लेकिन जब हम गांव में जाते हैं, कल मैं बहुत इंटीरियर में गया, आप समझिए मध्य प्रदेश की आखिरी सीमा पे, मुझे वहां अच्छा। बताया गया कि इस पहाड़ के पीछे झालावाड़ है। तो मैं खुद हम्म। चकित रह गया कि हम इतनी दूर आ गए गाड़ी चलाते चलाते। वो हम्म। राजगढ़ क्षेत्र था दिग्विजय सिंह का, और वो इतना अच्छा। फैला हुआ है, मध्य प्रदेश की सीमा कई जगह राजस्थान से जुड़ी हुई है। अगर मैंने वहां जो दृश्य देखा, वो महिलाएं पूरे राजस्थानी मारवाड़ी जेवर एवर हम्म। पहने हुए, आम लोग बिल्कुल धार्मिक आयोजन चल रहे थे, कहीं कोई भागवत कथा चल रही थी। मुझे लगा इन तक संविधान और इसकी बात नहीं आई होगी, राहुल गांधी कितना भी कहते रहे। उस अच्छा। हम्म। बिल्कुल सुदूर क्षेत्र में लोकतंत्र और संविधान खतरे में है, वो उन्हें कौन समझा पाएगा। बंजारा समुदाय के लोग थे, बहुत बड़ा जलसा था। हम्म। मतलब मैंने वर्षों बाद इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं कहीं इकट्ठे देखी होंगी, बिल्कुल वही मारवाड़ी पहनावे में, बहुत खूबसूरत दृश्य था। लेकिन वहां महंगाई और बेरोजगारी की बात तो पहुंच गई है। उनके उस मेले में झूला झूलने के लिए उन्हें जाना है, तो पहले झूला कितने में झूलते थे और अब कितने में झूल रहे हैं। चाट या आइसक्रीम खाने में कितने पैसे खर्च हो रहे हैं। तो मुझे लगता है महंगाई और बेरोजगारी ही सबसे बड़ा मुद्दा होगा। अच्छा। संविधान और लोकतंत्र थोड़े से शहरी तबके तक चिंता का विषय हो सकता है। उसमें से भी विडंबना यह है कि इस समाज का सवर्ण मध्यम वर्गीय तबका अंधभक्त है। पढ़े लिखे लोग, उन्हें बिल्कुल चिंता नहीं संविधान और लोकतंत्र की। बड़ा हिस्सा मोदी और आरएसएस बीजेपी के झूठ में इस कदर डूबा हुआ है कि उसे बिल्कुल फिक्र नहीं है। वो ये सोच भी नहीं रहा कि संविधान नहीं रहेगा, लोकतंत्र नहीं रहेगा तो क्या फर्क पड़ेगा। उसे तो डिक्टेटरशिप भी मंजूर है आज की तारीख। बिल्कुल कड़वा सच है प्रज्ञा जी ये। इसलिए उसे उसे नहीं, बाकी की जो जनता है, बाकी का जो वर्ग है, जिसमें बड़ी आबादी युवाओं की है, वही तो बेरोजगारी के मुद्दे पर ही बात कर रहे हैं। उन्हें हाँ। लोकतंत्र की भी उतनी चिंता, उन्हें अपनी नौकरी की चिंता है, लोकतंत्र तो बाद में बिल्कुल। सोचेंगे। बिल्कुल सर, आपके मध्य प्रदेश से क्या संकेत निकल रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश तो बीजेपी और आरएसएस का गढ़ है, संघ की प्रयोगशाला है, पाठशाला है। अभी 2023 में करारी मात हुई है कांग्रेस की, आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है स्वाभाविक तौर पर। पिछला आंकड़ा भी बीजेपी के ही फेवर में, 29 में से 28 सीटें बीजेपी की थी, सिर्फ छिंदवाड़ा कांग्रेस जीती थी। लेकिन 19 और 24 में यह फर्क है कि नरेंद्र मोदी का ग्राफ 2019 से 24 के बीच में, इन 5 सालों के वक्फे में सबसे ज्यादा नीचे आया है मोदी का ग्राफ। अच्छा। उसका प्रभाव ब्रांड मोदी के नाम पर, जो 2019 में पूरी 28 सीटें जीत गए थे 29 में से, सर ये बात वैसा किस होने वाला। आधार पर बोल रहे हैं कि आप ग्राफ नीचे आया है मोदी के फेम का? देखिए, इस आधार पर बोल रहे हैं कि अब जनता की प्रतिक्रिया देखिए। लोगों से जब आप बात करते हैं फील्ड में जाके, आप भी फील्ड में बहुत जाते हैं, बात करते हैं, तो लोगों की प्रतिक्रिया ये दिखाई दे रही है। देखिए, छोटे छोटे यूट्यूबर से बात कर रहे हैं फील्ड में जाके, लोग बात कर रहे हैं ना रोजगार की, महंगाई की। कल मुरैना की सभा में नरेंद्र मोदी की भीड़ नहीं पहुंची, लोग बात कर रहे हैं रोजगार की। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पिछली बार से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करेगी। संख्या पर मैं अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर 1 से 3 सीटें भी कर लें, जैसे दिग्विजय सिंह है, अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। आपका छिंदवाड़ा की सीट परंपरागत रूप से कांग्रेस की सीट रही है, यद्यपि वहां को बीजेपी ने बहुत मेहनत की है। अमित शाह है वहां पे, मुख्यमंत्री खुद 12 दिन वहां गए हैं छिंदवाड़ा में। भिंड, मुरैना, ग्वालियर और शिवपुरी, ये 4 सीटें हैं। कांग्रेस का माहौल है वहां पर। विधानसभा में भी ठीक ठाक सीटें वहां से जीती थी कांग्रेस ने। तो संख्या ग्वालियर कांग्रेस से की एक बार बढ़। डेंट लगे, इस बार डेंट लगेगा ऐसा भी कह रहे लोग। ग्वालियर प्रॉपर जो संसदीय सीट है, वहां प्रवीण पाठक चुनाव लड़ रहे हैं, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। बीजेपी के जो प्रत्याशी और कांग्रेस का, दोनों ही विधानसभा चुनाव हारे हुए हैं। लेकिन ग्वालियर जिले की 6 में से 3 सीटें कांग्रेस के पास हैं, इस बार विधानसभा में जीती थी। और जो देहात क्षेत्र है, वहां से बीजेपी जीती थी। तो ये संतुलन अभी वहां है।
लेकिन अच्छा मुकाबला वहां होने जा रहा है। कांग्रेस की संभावनाएं ज्यादा देखी जा रही हैं। मुरैना और भिंड भी उन सीटों में से है। और अच्छा। अंतिम बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बहुत हम्म। आसान लड़ाई नहीं लड़ रहे। आज अमित शाह गए हैं वहां पे गुना में, थोड़ी देर हम्म। पहले उनकी सभा शायद खत्म हुई होगी। हम्म। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने भी कांग्रेस ने सोशल इंजीनियरिंग को देखते हुए, पिछले परिणाम को नजर में रखते हुए कि एक यादव ने सिंधिया को चुनाव हराया था, डॉक्टर केपी यादव ने, इसलिए कांग्रेस ने इस बार फिर एक यादव को टिकट दिया है। और यादव का टिकट बीजेपी ने काटा है केपी का। तो हम्म। यादवों के असंतोष को कांग्रेस भुनाना चाहती है। सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद बीजेपी का भी तो एक तबका जो असंतुष्ट है, उसे लग हाँ। रहा है इनके आने से हमारे हक मारे जा रहे हैं, हमको कोई निगम मंडल नहीं मिल पा रहा, विधानसभाओं में टिकट सिंधिया के खेमे के लोगों को गए। तो बीजेपी का भी एक हिस्सा ऐसा है जो नहीं चाहता कि ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव जीते और फिर बड़े नेता बन जाए। और मध्य प्रदेश के बड़े नेताओं के मन में ये बात होगी कि अब इनको यही रोक दिया जाए, बहुत हो गया। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश सर, आपने समय दिया, और तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया। तो दूसरा चरण कैसा रहा, राकेश सर का अनुमान जान रहे थे। हम फिर मिलेंगे आपसे नई चर्चा में। नमस्कार, जय हिंद।